हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम क्यूक रिवीजन में ड्यूल कर रहे थे पॉलिटी का, जिसमें पढ़ रहे थे अभी का टॉपिक संसद। तो संसद आज स्टार्ट करने वाला है राज्यसभा की स्थिति और राज्यसभा की भूमिका क्या है। ठीक है, तो राज्यसभा की भूमिका को अगर देखें तो क्या क्या है, तो पहला कहता है सुधार करने वाला सदन। इसे कहा जाता है राज्यसभा को सुधार करने वाला सदन। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को शांतिपूर्वक विचार करता है। कौन? राज्यसभा। फेडरल या परिसंघीय सदन, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा हमेशा बने रहने वाला सदन होता है जो भंग नहीं होता। ठीक है। प्रभावी छोटा सदन, यानी लोकसभा से कम सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है। सरकार निर्माण से संबंधित नहीं होता है। कार्यपालिका की जवाबदेही को बनाए रखने वाला सदन होता है। राज्यों का सार्वजनिक शिकायतों को जाहिर करने वाला सदन होता है। तो यही है राज्यसभा की इस भूमिका को। ठीक है। अगर लोकसभा के साथ तुलना इसकी करें तो क्या होता है, लोकसभा की जैसी शक्तियां को अगर देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग में राज्यसभा भी लेता है, जैसे लोकसभा में। संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने और मानहानि या अवमानना की सजा देने के लिए कानून बनाना। उच्चतम न्यायालय और यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 352 और 356 में उपबंधित आपातकाल को मंजूरी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाना। हालांकि राज्यसभा हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत अकेले ही करती है। राज्यसभा सभा का विशेष बहुमत और साधारण बहुमत से लोकसभा उसे स्वीकार करे। ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों को मंजूरी, ये भी राज्यसभा की शक्तियाँ हैं, लोकसभा जैसी ही। विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं या कानूनी संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, कैग, यूपीएससी की रिपोर्ट, एससी एसटी के विशेष अधिकारियों की रिपोर्ट, पिछड़े वर्ग की स्थिति की रिपोर्ट, भाषाई अल्पसंख्यकों का रिपोर्ट। ठीक है। अगर लोकसभा के साथ असमान, मतलब कौन कौन राज्यसभा नहीं है समान लोकसभा के, तो ये धन विधेयक पर राज्यसभा नहीं ले सकता है। ठीक है। लोकसभा में होता है लेकिन राज्यसभा में नहीं इसका निर्णय लिया जाता। वित्त विधेयक, जिसमें केवल अनुच्छेद 110 के विषय न हो, को भी केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, केवल लोकसभा में। अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है, लोकसभा द्वारा ही की जाती है, ना कि राज्यसभा के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है। राज्यसभा जो है केवल सुधार के लिए सुझाव दे सकती है। ठीक है, जिसे लोकसभा स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी। और 14 दिन के भीतर राज्यसभा जो है उससे लोकसभा में उसे भेजना होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, किंतु अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है राज्यसभा। यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रियों को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, यही है। राज्यसभा की अगर विशेष शक्तियों की बात करें तो राज्य सूची के विषय पर कानून अगर देखें तो राज्यसभा के संकल्प द्वारा संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जैसा कि अनुच्छेद 249 में कहा गया है। इस संदर्भ में सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 बहुमत से राज्यसभा का संकल्प पारित कर सकती है। यह संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहती है।
जिसे वैसे ही संकल्प एक बार और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगर अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण की अगर बात करें तो इस उद्देश्य के लिए आर्टिकल 312 के अधीन राज्यसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों को बहुमत से संकल्प पारित कर सकती है। संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करना राष्ट्रीय हित के लिए अनिवार्य है। इसके बाद संसद के पास ऐसी सेवाओं को शुरू करने के लिए अधिनियम बनाने की शक्ति होगी। ठीक है। आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणाओं की मंजूरी की अगर बात करें तो यदि उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, उसकी मंजूरी के लिए निर्धारित अवधि के अंदर लोकसभा का विघटन हो गया और तब भी उद्घोषणा प्रभावी रहेगी यदि उसे स्वीकृति प्रदान करने वाले संकल्प को राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 352, 356 या 360 के अधीन निर्धारित अवधि में पारित कर दी। ठीक है। 352, 356 और 360 के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कर देता है। तो अगर संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियां और उनके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और अनुमतियां या राहत या छूट प्राप्त है अगर उनकी कार्रवाई की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता की रक्षा होती है। ठीक है। ये विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्रियों को भी उपलब्ध है। ठीक है। ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर हम सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें, अपने रिपोर्ट्स, विवाद और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार दूसरे को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है। हालांकि सही रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मंजूरी 44वें संविधान संशोधन ने दिया है। ठीक है। अब सभा अपनी कार्यवाही के अतिथियों को बाहर रख सकती है और गुप्त बैठक कर सकती है, अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकती है और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है, अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना के लिए सदस्यों को बाहरी लोगों को दंडित कर सकती है, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सदन के परिसर के भीतर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया की शुरू की जा सकती है। ठीक है। यह जांच शुरू करवा सकती है, गवाहों की उपस्थिति और संबंधित कागजात के रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। न्यायालय द्वारा इसकी कार्रवाई की जांच की जा सकती है। ठीक है। अगर व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो सांसदों का संसद का सत्र के दौरान 40 दिन के पहले और 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये राज्यसभा के सांसदों का शक्ति है। यह विशेषाधिकार केवल सिविल गिरफ्तारी के खिलाफ आपराधिक या प्रिवेंटिव डिटेक्शन अर्थात निवारक निरोध के लिए नहीं है। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी सदस्य द्वारा संसद, उसकी समितियों में कुछ कहने या किसी को मत देने के संबंध में उसके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंध और संसद की कार्यवाहियों के नियम और अस्थायी आदेश के अधीन है। ठीक है। सांसदों को सत्र के दौरान गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्राप्त होता है।
सांसद जो है के सत्र के दौरान न्यायालय में लंबित मुकदमे में गवाह के रूप में प्रस्तुत होने या प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। अगर विशेषाधिकार का स्रोत अगर देखें तो संविधान के आर्टिकल 105 में स्पष्ट केवल 2 विशेषाधिकार का उल्लेख है। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी कार्यवाहियों को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता। ठीक है। संसद द्वारा अभी तक कोई भी विशेष कानून नहीं बनाया गया है जिसमें सभी विशेषाधिकारों विस्तृत रूप में सूचीबद्ध या संहिताबद्ध हो। ये 5 स्रोत पर आधारित है: संवैधानिक प्रावधान, संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून, दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपराओं तथा न्यायिक व्याख्या। ठीक है। अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन की बात करें तो जब किसी भी विशेषाधिकार व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो का हनन होता है तो उसे विशेषाधिकार उल्लंघन कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अगर इसकी देखें तो किसी भी कार्य के से यदि संसदों या संसद और उसकी समितियों की अवमानना की जाती है तो विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। आपत्तिजनक समाचार छापना या समाचार पत्र, पत्रिका या टीवी साक्षात्कार, सार्वजनिक भाषणों में कोई भी ऐसी बात कहना या संपादकीय लिखना, ये उल्लंघन होता है, विशेषाधिकारों का उल्लंघन। ठीक है। सदन की अवमानना क्या है? कोई भी कार्य या गलती जो संसद के किसी भी सदन के कार्यों या किसी अधिकारियों के दायित्व में अवरोध या बाधा। ठीक है। यही है सदन की अवमानना। इस प्रकार विशेषाधिकारों का उल्लंघन सदन की अवमानना हो सकती है। हालांकि कोई व्यक्ति बिना विशेषाधिकारों का उल्लंघन किए भी सदन की अवमानना का दोषी हो सकता है। उदाहरण के लिए जब वह किसी समिति में उपस्थित होने के आदेश को मानने से इनकार कर देता है या संसद सदस्य होते हुए भी किसी भी अन्य सदस्य के व्यवहार या उसके चरित्र पर अनुकूल टिप्पणी को प्रकाशित करता है। ठीक है। अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना मामले में क्या दंड मिलेगी तो संसद आरोपी व्यक्ति को उसके सामने हाजिर होने के लिए कह सकती है। यह दंड स्वरूप चेतावनी, फटकार या कारावास की सजा दे सकती है। ठीक है। अगर संसद की संप्रभुता देखें तो यह एक सिद्धांत जो है ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संसद की सर्वोच्च शक्ति का आशय है उसके प्राधिकरण और पर कोई कानून प्रतिबंध नहीं। हालांकि भारतीय संसद पूरी तरह से संप्रभु नहीं है, इस पर कानूनी प्रतिबंध के निम्नलिखित स्रोत हैं, जैसे संविधान की लिखित प्रकृति, सरकार का संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली और मूल्य अधिकार। ठीक है। संसद की बहुआयामी भूमिका क्या है तो कार्यपालिका पर नियंत्रण, कानून बनाना, वित्त पर नियंत्रण, विचार विमर्श, संविधान में संशोधन, निर्वाचन कार्य में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायिक कार्य में राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति व किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने आदि, और संसद की अवमानना के लिए दंड देना, ये भी है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज लोग हमें यहीं तक रहने देते हैं। हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है।